मान लीजिए कि कोई एक अकेला इंसान है जो किसी नए स्टार्टअप को चला रहा है। मतलब वही इंसान कंपनी का सीईओ है और वही अकाउंटेंट की कुर्सी पर भी बैठा है। हाँ, और शायद ग्राहकों से बात करने के लिए मार्केटिंग भी वही देख रहा होगा। बिल्कुल, मार्केटिंग भी वही कर रहा है और दिन के अंत में ऑफिस की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की है। ओह, ये तो सुनकर ही बहुत थका देने वाला लगता है ना? मतलब अगर हम उस इंसान को देखेंगे तो वो हमेशा भागता हुआ, पसीने से तरबतर और बहुत थका हुआ ही नजर आएगा। ये पूरा सेटअप सुनकर ही कितना अव्यवस्थित लगता है। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, अगर हम उस इंसान की जगह खुद को रखकर सोचें, तो शायद वो काम तो सारे पूरे कर ले किसी तरह से, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बर्नआउट हो जाएगा। बिल्कुल, और किसी भी एक काम में वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। मतलब अगर वो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है तो शायद अकाउंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ कर दे। और असल में यही वजह है कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, जो विशाल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वहां सब कुछ एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करता है। हाँ, उनका ढांचा बहुत अलग होता है। मतलब वहां अगर आपको लोगों को काम पर रखना है तो उसके लिए एक अलग मानव संसाधन या एचआर विभाग है। पैसों के लेन देन के लिए पूरी तरह से समर्पित एक फाइनेंस टीम है और रोजमर्रा के कामों के लिए ऑपरेशंस वाले हैं। एकदम स्पष्ट बंटवारा। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ ढांचा है जहां हर कोई सिर्फ अपना तय काम कर रहा है। और मजेदार बात यह है ना कि कॉर्पोरेट जगत का ये जो भी मॉडल है, प्रकृति ने इसे अरबों साल पहले ही इजाद कर लिया था। सच में? हाँ, जीव विज्ञान की भाषा में इस पूरी व्यवस्था को हम श्रम विभाजन कहते हैं, यानी काम का बंटवारा। प्रकृति भी चीजों को व्यवस्थित करना पसंद करती है ताकि जो कार्य क्षमता है वो सबसे उच्च स्तर पर रह सके। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी वाला बेहतरीन स्ट्रक्चर है, ये हमारे और आपके शरीर में अभी इसी वक्त चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही है, ऊतक यानी टिश्यूज। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर आज हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे जीवित जीवों का शरीर एक फैक्ट्री या कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करता है, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए विशेष विभाग बने हुए हैं। सही कहा। और अगर हम उस अकेले इंसान वाले स्टार्टअप की बात करें ना, तो विज्ञान में अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव बिल्कुल वैसे ही हैं। बिल्कुल, अमीबा एक वन मैन आर्मी की तरह है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अब जरा सोचिए, उस एक अकेली कोशिका को ही तैरना भी है, अपने लिए खाना भी ढूंढना है, उस खाने को पचाना भी है। बाप रे, सांस भी तो उसी को लेनी है। हाँ, सांस लेने के लिए गैसों का आदान प्रदान भी करना है और शरीर से कचरा भी बाहर निकालना है। ये वाह, बहुत ही तनावपूर्ण जीवन है। सारे के सारे मौलिक कार्य बस एक ही छोटी सी जगह पर हो रहे हैं। लेकिन जब हम जटिल बहुकोशिकीय जीवों को देखते हैं, जैसे कि हम इंसान, तो हमारे पास तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। अरबों कोशिकाएं हैं असल में। हाँ, अरबों। तो प्रकृति ने यहाँ हर कोशिका को हर काम करने की आज़ादी नहीं दी। उसने बहुत ही समझदारी से ग्रुप बना दिए। मतलब शरीर में एक निश्चित काम एक तय जगह पर कोशिकाओं के खास समूह द्वारा किया जाता है। और कोशिकाओं के इसी खास समूह को हम विज्ञान में ऊतक कहते हैं। अच्छा, तो यही ऊतक हैं। हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में परिभाषित करें तो जो कोशिकाएं दिखने में एक जैसी होती हैं, जिनकी बनावट समान होती है और जो किसी एक विशिष्ट काम को सबसे बेहतरीन तरीके से करने के लिए एक साथ जुड़ती हैं, वे मिलकर एक ऊतक बनाती हैं। मतलब जो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं वो सिर्फ फैलने और सिकुड़ने का काम करेंगी ताकि हम चल फिर सकें। वे ये नहीं सोचेंगे कि भाई खाना कैसे पचाना है। एकदम सही समझें आप, वो सिर्फ अपना काम करेंगी। और जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सिर्फ दिमाग तक संदेश ले जाएंगी। हर किसी का अपना एक स्पष्ट डिपार्टमेंट है। कोई किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देता। बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि बहुकोशिकीय जीव इतने जटिल और इतने सफल हो पाए हैं। श्रम विभाजन के कारण हर ऊतक अपने काम का विशेषज्ञ बन जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या? अगर श्रम विभाजन का ये फॉर्मूला इतना ही शानदार है, तो क्या दुनिया के सभी जीवित प्राणियों ने एक ही तरह के ऊतक विकसित किए हैं? मतलब आप पौधों और जानवरों की तुलना कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर मैं एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ को देखूं और फिर पास ही खड़े एक कुत्ते को देखूं, तो दोनों में कोई समानता नजर नहीं आती। क्या पेड़ और जानवर अंदर से एक जैसे ऊतकों से बने हैं? ये सवाल हमें जीव विज्ञान के सबसे बड़े विभाजनों में से एक की तरफ ले जाता है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अच्छा,
पौधे और जानवर दोनों ही बहुकोशिकीय हैं, लेकिन उनके ऊतक एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। और इसके पीछे का कारण बहुत ही तार्किक है। यह पूरी तरह से उनके जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। वो कैसे? आप ही जरा सोचिए, एक पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यही कि वो स्थिर रहता है। मतलब वो कहीं भाग नहीं सकता, तेज आंधी हो या बारिश हो, उसे अपनी ही जगह पर बस सीधे खड़े रहना होता है। एकदम सही। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा रहना होता है, इसलिए उनके शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता है यांत्रिक सहारा और मजबूती। उन्हें एक ऐसा ढांचा चाहिए जो लोहे की तरह मजबूत हो। इसलिए पौधों में पाए जाने वाले ज्यादातर ऊतक सिर्फ सहारा देने के लिए होते हैं। और यहाँ प्रकृति का एक बहुत बड़ा हैक या कह लें कि चालाकी सामने आती है। पौधों के ये सहारा देने वाले अधिकांश ऊतक असल में मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। रुकिए, क्या मृत कोशिकाएं? मतलब एक बड़े पेड़ का ज्यादातर हिस्सा मरा हुआ होता है? ये तो बहुत अजीब है। सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। मतलब मृत कोशिकाएं भी एक बहुत मजबूत ढांचा दे सकती हैं, जैसे किसी इमारत के स्टील के खंभे हों। अच्छा, वो मजबूती के लिए हैं। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मृत कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए भोजन, ऑक्सीजन या रखरखाव की जरूरत ही नहीं होती। इससे पौधे की बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है। कमाल है, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और दूसरी तरफ जानवर हैं, उन्हें तो दिन भर भागना है। हाँ, उन्हें खाना भी ढूंढना है, शिकारियों से भी बचना है और रहने की जगह भी तलाशनी है। वे लगातार गति में है। और गतिशीलता के कारण जानवरों को पौधों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। बिल्कुल। इसीलिए जानवरों के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। उनका ढांचा बहुत जटिल और विशिष्ट होता है। उन्हें भारी भरकम मृत ऊतकों की नहीं, बल्कि तेजी से काम करने वाले जीवित ऊतकों की जरूरत होती है। तो अगर उनके जीने का तरीका इतना अलग है, तो पक्के तौर पे उनके बढ़ने का, मतलब उनके ग्रोथ का तरीका भी अलग ही होगा। क्या कोई जानवर और कोई पौधा एक ही तरह से बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पौधों की एक और जादुई खासियत सामने आती है। देखिए, अगर हम जानवरों को देखें तो हमारी वृद्धि काफी एक समान होती है। मतलब पूरा शरीर एक साथ बढ़ता है? हाँ, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ, पैर, धड़ सब एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे शरीर में ऐसा कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं होता कि शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा बढ़ेगा और बाकी नहीं। सही बात। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। पौधों में वृद्धि जीवन भर चलती है और वो केवल कुछ निश्चित जगहों तक ही सीमित रहती है। अच्छा, मतलब पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन हर जगह से नहीं। तो ये वृद्धि आखिर आती कहाँ से है? जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं, उसमें इन खास जगहों के लिए एक भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विभज्योतक, या जिसे अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। विभाज्योतक का मतलब है जो विभाजित हो सकें। ये पौधों के निर्माण तंत्र के असली हीरो हैं। असली हीरो? वो कैसे? क्योंकि ये वो कोशिकाओं का समूह है जो जीवन भर विभाजित होने की, यानी 1 से 2, 2 से 4 बनने की क्षमता रखते हैं। आप इन्हें हमेशा जवान रहने वाली कोशिकाएं कह सकते हैं। अरे वाह! ये पौधे के किन हिस्सों में मौजूद हैं, उसके आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो अगर मुझे एक पेड़ को ऊपर की तरफ, मतलब आसमान की तरफ बढ़ाना है, तो मुझे क्या चाहिए? उसके लिए काम आता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। यह जड़ और तने के बिल्कुल सिरों पर, यानी एकदम टॉप पर और एकदम नीचे जड़ों के सिरों पर होता है। इसका बस एक ही काम है, पौधे की लंबाई बढ़ाना। समझ गया। लेकिन पेड़ सिर्फ लंबा तो नहीं होता ना, वो समय के साथ चौड़ा भी होता है, उसका तना मोटा होता जाता है। हाँ, उसके लिए दूसरा ऊतक जिम्मेदार है, जिसे पार्श्व विभज्योतक या केम्बियम कहते हैं। ये तने की परिधि या कह लें उसकी मोटाई बढ़ाता है। अच्छा, मोटाई के लिए अलग विभाग हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, ये केम्बियम लगातार नई कोशिकाएं जोड़कर तने को चौड़ा और मजबूत बनाता रहता है। और एक तीसरा भी होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक, जो पत्तियों के आधार पर या टहनियों की संधियों के पास होता है। संधियों के पास मतलब जहां से नई डालियां निकलती हैं? एकदम सही। जिससे नई पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं, वो यहीं से होता है। यहाँ पर सामग्री पढ़ते हुए मुझे एक जगह रुकना पड़ा था। ऐसा क्या था? देखिए, मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे पौधे की किसी कोशिका को देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी जगह घेरने वाली चीज दिखेगी
जिसे जलधानी या वैक्यूल कहते हैं। हाँ, वैक्यूल तो बहुत जरूरी हिस्सा है पौधों का। लेकिन इन अत्यधिक सक्रिय मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में जलधानी होती ही नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा ये शायद कोई गलती है। इन खास कोशिकाओं में वैक्यूल क्यों नहीं है? अरे नहीं, ये कोई गलती नहीं है। ये विज्ञान का बहुत ही सुंदर और तार्किक पहलू है। जरा इस बारे में सोचिए कि जलधानी का मुख्य काम क्या है? उसका काम है कोशिका के लिए पानी, भोजन या कचरे को स्टोर करना। मतलब एक तरह का गोदाम समझ लीजिए। बिल्कुल। अब इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को देखिए। इनका एकमात्र काम है पागलपन की हद तक तेजी से विभाजित होना और नई कोशिकाएं बनाना। इनका कोशिका द्रव्य बहुत सघन होता है और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है ताकि जल्दी टूटकर नई बन सके। ओह, मैं समझ रहा हूं। ये बिल्कुल उस स्टार्टअप कर्मचारी की तरह है जिसके पास डेस्क पर फाइलें जमा करने के लिए कोई फाइलिंग कैबिनेट रखने का समय या जगह ही नहीं है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? वो बस लगातार एक के बाद एक काम निपटा रहा है। जब आप इतनी तेजी से नई कोशिकाएं बना रहे हैं तो आपको कुछ भी लंबे समय तक स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। उन्हें गोदाम की नहीं, बस तेजी से काम करने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में। ये जो कोशिकाएं इतनी तेजी से बन रही हैं, जब वे विभाजित होना बंद कर देती हैं तो उनका क्या होता है? क्या वे बेकार हो जाती हैं? नहीं, वे बेकार नहीं होती, बल्कि वे प्रमोट होकर एक विशेष विभाग का हिस्सा बन जाती हैं। प्रमोट होकर? हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं बहुत ज्यादा विभाजित हो जाती हैं और अपनी विभाजन की शक्ति खो देती हैं, तो वे एक विशेष रूप, आकार और कार्य अपना लेती हैं। तब वे स्थायी ऊतक बन जाती हैं। अच्छा, तो अब इनका काम पौधे को बढ़ाना नहीं है? हाँ, अब उनका काम पौधे को सिर्फ बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे संभालना। तो अब ये स्थायी ऊतक पौधे के अलग अलग विभागों का जिम्मा ले लेते हैं। सामग्री के अनुसार ये दो तरह के होते हैं, सरल और जटिल। चलिए पहले सरल स्थायी ऊतकों पर बात करते हैं। ठीक है। सरल इसलिए क्योंकि ये एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें सबसे आम नाम जो स्रोत में बार बार आता है वो है पैरेन्काइमा। हाँ, पैरेन्काइमा पौधे का सबसे बुनियादी स्थायी ऊतक है। देखिए, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनके बीच काफी खाली जगह होती है। तो इनका काम क्या होता है? इनका मुख्य काम वही है जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं नहीं कर पा रही थी, यानी भोजन का भंडारण करना। ये पौधे के गोदाम की तरह है। और मुझे पढ़कर बड़ा मजा आया कि इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं ने पर्यावरण के हिसाब से खुद को कितनी चतुराई से बदला है। जैसे अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए तो वह क्लोरेन्काइमा बन जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। बिल्कुल। और जलीय पौधों को तो देखिए, पानी में उगने वाले पौधों को तैरने की जरूरत होती है, तो वहां इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहाएं या पॉकेट बन जाते हैं, जिससे वो हल्के हो जाएं। हाँ, हवा भरने से वे स्पंज की तरह हल्के हो जाते हैं और पानी पर आसानी से तैर पाते हैं। इसे एरेन्काइमा कहते हैं। वाह, प्रकृति की इंजीनियरिंग का जवाब नहीं। अच्छा, आप सहारा देने की बात करते हैं। जब तेज आंधी आती है तो हमने देखा है कि पेड़ों की नई डालियां या पत्तियों के डंठल बहुत तेजी से मुड़ जाते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं हैं। हाँ, वो काफी लचीले होते हैं। तो ये लचीलापन आता कहाँ से है? ये लचीलापन एक दूसरे ऊतक के कारण आता है, जिसे कॉलिनकाइमा कहते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहारा भी देता है और उसे आसानी से मुड़ने की आजादी भी देता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पौधे में एकदम कठोरता चाहिए, मतलब लोहे जैसी मजबूती, तो क्या होगा? उसके लिए स्क्लेरेन्काइमा हाजिर है। ये ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं इतनी लंबी और पतली होती हैं और उनकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि उनके बीच कोई खाली जगह ही नहीं बचती। क्या इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है जिससे हमारे सुनने वाले आसानी से समझ सकें? बिल्कुल है। क्या आपने कभी नारियल का कठोर छिलका देखा है? अरे हाँ, उसे तोड़ना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो नारियल का छिलका इसी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। इन कोशिकाओं की दीवारों में लिग्निन नाम का एक रसायन होता है। ये लिग्निन बिल्कुल उस सीमेंट की तरह काम करता है जो ईंटों को जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाता है। क्या बात है! तो भोजन का भंडारण हो गया, लचीलापन आ गया, मजबूती भी मिल गई, लेकिन सुरक्षा का क्या? मौसम की मार, कीड़ों का हमला, इन सब से पेड़ कैसे बचता है? इसके लिए पौधों के पास एपिडर्मिस नाम की एक बाहरी परत होती है। ये किसी भी पौधे की सबसे बाहरी त्वचा है जो उसके सभी हिस्सों की रक्षा करती है।
और ये सिर्फ एक साधारण परत नहीं है, ये हालात के हिसाब से बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। स्मार्ट कैसे? जैसे मरुस्थलीय पौधों को ही ले लीजिए। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वहां पानी बचाना जीवन और मौत का सवाल है। सही बात है। तो ऐसे पौधों की एपिडर्मिस पर क्यूटिन नाम के रसायन का एक मोटा लेप होता है। ये क्यूटिन जल अवरोधक होता है, यानी पानी को बाहर उड़ने से रोकता है। अच्छा, जैसे हम अपनी कार पर पानी और खरोचों से बचाने के लिए वैक्स की कोटिंग करते हैं। बिल्कुल वही सिद्धांत है। और जब पेड़ पुराना हो जाता है तो उसकी बाहरी परत और भी सख्त हो जाती है और छाल में बदल जाती है। इन छालों की मृत कोशिकाओं में सुबेरिन नाम का रसायन भर जाता है, जो छाल को हवा और पानी दोनों के लिए बिल्कुल अभेद्य बना देता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पौधे कैसे अपना ढांचा बनाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पहेली अभी बाकी है हमारी स्रोत सामग्री से। कौन सी पहेली? अगर जड़ें जमीन के नीचे हैं और पानी सोख रहे हैं और पत्तियां पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हैं जो खाना बना रही हैं, तो इन दोनों के बीच लेन देन कैसे होता है? मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? और यहीं पर एंट्री होती है जटिल स्थायी ऊतकों की। ये सरल ऊतकों से अलग हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिलकर एक ही टीम की तरह काम करते हैं। इसके दो सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। अगर मैं इसे अपनी मल्टीनेशनल कंपनी वाले उदाहरण से जोड़ूं ना, तो ये शरीर के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स विभाग हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जाइलम को हम पेड़ की वाटर पाइपलाइन कह सकते हैं। मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचकर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना, इसी का काम है। सही कहा। और फ्लोएम एकदम आधुनिक फूड डिलीवरी सिस्टम है। पत्तियां धूप से जो खाना पकाती हैं, फ्लोएम उसे पौधे के हर हिस्से, यहां तक कि नीचे जड़ों तक पहुंचाता है। आपको पता है, अगर हम इसे जीव विज्ञान के विकास के नजरिए से देखें तो इन संवहन ऊतकों यानी जाइलम और फ्लोएम की मौजूदगी ने ही धरती का इतिहास बदल दिया था। अच्छा, इतना बड़ा असर? हाँ, ये संवहन तंत्र ही वो मुख्य कारण है जिसने जटिल पौधों को जमीन पर जीवित रहने के अनुकूल बनाया। अगर ये पाइपलाइन सिस्टम ना होता तो पौधे कभी पानी के स्रोतों से दूर नहीं जा पाते और ना ही इतने ऊंचे बढ़ पाते। ये तो स्थलीय वातावरण में जीवन की सफलता का बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल है। तो पौधों के कंक्रीट, सीमेंट और पाइपलाइन की इस लंबी चर्चा से आगे बढ़कर अब उस शरीर की बात करते हैं जो स्थिर नहीं है। मतलब जानवरों की? हाँ, अब हम जानवरों की तरफ चलते हैं। जब मैं भागता हूँ, कूदता हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर दिल, फेफड़े, पेट, आंतें सब अपनी अपनी जगह पर कैसे रहते हैं? इतने झटकों के बावजूद ये आपस में रगड़ क्यों नहीं खाते? शरीर के अंदर इन जटिल अंगों को कैसे अलग और सुरक्षित रखा जाता है? जानवरों के शरीर में इस काम को अंजाम देता है एपिथीलियमी ऊतक। ये जानवरों के शरीर का सुरक्षात्मक आवरण है। अच्छा। ये अंग और शरीर की गुहाओं को ढकते हैं। शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम को एक दूसरे से अलग रखने के लिए ये एक मजबूत दीवार या अवरोध का निर्माण करते हैं। मैं तो इसे शरीर का बॉर्डर कंट्रोल या सीमा सुरक्षा बल कहूंगा। बिल्कुल। मतलब शरीर में कुछ भी अंदर आए, चाहे वो खाना हो या ऑक्सीजन या शरीर से कुछ भी बाहर जाए, उसे इस एपिथीलियम की परत से यानी इस कस्टम चेकिंग से गुजरना ही पड़ता है। और चूंकि इनका मुख्य काम सुरक्षा है, इसलिए ये कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल कसकर सटी होती हैं। इनके बीच कोई जगह नहीं होती, जैसे ईंटों की पक्की दीवार। सही कहा। और जहां जैसी जरूरत होती है वैसा ही एपिथीलियम वहां मौजूद होता है। उदाहरण के लिए फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना है, वहां की कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं ताकि गैसें आसानी से आर पार जा सकें। इसे शल्की एपिथीलियम कहते हैं। लेकिन अगर हमारी त्वचा भी इतनी पतली होती तो क्या होता? तो हम हर रोज लहूलुहान होते। हमारी त्वचा को हर रोज रगड़, खरोंच और कटने फटने का सामना करना पड़ता है। इसलिए त्वचा सिर्फ एक पतली परत से नहीं बनी होती। तो त्वचा में क्या होता है? त्वचा स्तरित शल्की एपिथीलियम से बनी होती है। स्तरित का मतलब है कई परतें। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा है जैसे सुरक्षा के लिए टाइल्स की कई परतें एक के ऊपर एक रखी हों। अगर खरोंच लगने से ऊपर की एक परत हट भी जाए तो नीचे की परतें शरीर की सुरक्षा करती रहती हैं।
बॉर्डर कंट्रोल का ये तरीका वाकई बहुत स्मार्ट है। और श्वास नली का उदाहरण तो मुझे और भी रोचक लगा सामग्री में। हाँ, वो सीलिया वाला हिस्सा। बिल्कुल। हमारी श्वास नली में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिन पर बालों जैसी बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया लगातार झाड़ू की तरह हिलते रहते हैं और श्वास नली में मौजूद बलगम या म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलते हैं ताकि हवा का रास्ता साफ रहे। हाँ, यानी बॉर्डर कंट्रोल के साथ साथ ये हमारे शरीर के अंदरूनी सफाई कर्मचारी भी हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अंगों के ऊपर सुरक्षा की परतें तो बन गई, अंग अलग अलग भी हो गए, लेकिन इस पूरे ढांचे को एक साथ बांधकर कौन रखता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा शरीर कोई प्लास्टिक का थैला तो है नहीं कि सारी हड्डियां, मांसपेशियां और अंग बस उसमें ऐसे ही ढीले पड़े हों। उन्हें एक सही आकार में जोड़ने वाला कोई गोंद या ढांचा भी तो होगा। यहीं पर संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का काम शुरू होता है। नाम से ही स्पष्ट है, जो संयोजित करे यानी जोड़े। इसकी बनावट बहुत खास होती है। कैसे? संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में बहुत कसकर नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो एक मैट्रिक्स या आदात्री में धंसी होती हैं। मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? आप मैट्रिक्स को एक ऐसे माध्यम की तरह सोच सकते हैं जिसमें कोशिकाएं तैर रही हों या फंसी हों। जैसे अगर आप किसी जेली में छोटे छोटे फलों के टुकड़े डाल दें तो वो जेली मैट्रिक्स है और फल कोशिकाएं हैं। अच्छा, जेली की तरह। हाँ, लेकिन शरीर की जरूरत के हिसाब से ये मैट्रिक्स जेली की तरह लचीला, तरल या फिर बहुत कठोर भी हो सकता है। और यहीं पर मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते हुए एक जबरदस्त झटका लगा था। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? जब हम आम बोलचाल में ऊतक या टिश्यू शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत मांस या त्वचा का ख्याल आता है, लेकिन उसमें लिखा था कि रक्त यानी हमारा खून भी एक संयोजी ऊतक है। हाँ, बिल्कुल है। खून तो तरल है, वो कैसे एक ऊतक हो सकता है? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है और शुरू में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स वाले सिद्धांत को याद रखें तो सब समझ आ जाएगा। तरल मैट्रिक्स। बिल्कुल। रक्त का जो मैट्रिक्स है वो तरल होता है। इस तरल मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा नाम की नदी में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ओहो, अब समझ आया। अब चूंकि रक्त पूरे शरीर में बहता है, गैसों, पचे हुए भोजन और हार्मोन को सिर से लेकर पैर तक पहुंचाता है, ये पूरे शरीर को एक साथ संयोजित करता है। इसलिए तकनीकी रूप से ये एक संयोजी ऊतक ही है। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। और अगर हम तरल मैट्रिक्स से एकदम विपरीत दिशा में जाएं, तो कठोर मैट्रिक्स का क्या उदाहरण होगा? उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी अस्थि या हड्डियां। ये भी एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर का मुख्य पिंजर या ढांचा बनाता है, जो हमें खड़ा रखता है। तो इनका मैट्रिक्स कैसा होता है? लिगामेंट कहते हैं। हाँ, लिगामेंट। ये बहुत लचीला लेकिन बहुत मजबूत होता है, जैसे दो हड्डियों को बांधने वाली कोई मजबूत रस्सी। वहीं हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कंडरा या टेंडन करता है। ये लिगामेंट से थोड़ा अलग होता है। ये मजबूत तो बहुत होता है, लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है। बिल्कुल। शरीर के हर हिस्से में ऊतकों के गुण वहां के काम के हिसाब से ही तय होते हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बताइए। अगर मैं अपने कान के बाहरी हिस्से को पकड़ूं तो मैं उसे बहुत आसानी से मोड़ सकता हूं, उसे कैसे भी मरोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने हाथ की हड्डी को बीच से मोड़ना चाहूं तो वो बिल्कुल नहीं मुड़ेगी और टूट जाएगी। हाँ, वो तो है। तो कान भी शरीर का हिस्सा है और हाथ भी। तो ये फर्क क्यों है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब उसी मैट्रिक्स में छिपा है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। अच्छा। हमारे कान और नाक में जो संयोजी ऊतक होता है उसे उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। ये हड्डी नहीं है। इस कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो हड्डियों की तरह कैल्शियम और फास्फोरस से नहीं बना होता। तो फिर किस से बना होता है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा यानी शुगर से बना होता है। ये प्रोटीन और शुगर का मैट्रिक्स कैल्शियम के मुकाबले बहुत अधिक लचीला होता है। अरे वाह, मतलब ये सारा खेल मैट्रिक्स के पदार्थों का है। बिल्कुल। यही कारण है कि प्रोटीन और शुगर के मैट्रिक्स से बने कान को आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन कैल्शियम के ठोस मैट्रिक्स से बनी हाथ की हड्डी को नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इन सब का आखिरकार क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत ही साफ तौर पर उभर कर सामने आती है। वो क्या? एक अकेले काम करने वाले अमीबा की सादगी से लेकर पौधों और जानवरों की जटिलता तक
प्रकृति का सबसे बड़ा आविष्कार श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर ही है। निस्संदेह प्रकृति ने हर चीज को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया है, चाहे वो नारियल का निर्जीव सा दिखने वाला कठोर छिलका हो जो अंदर मौजूद नाजुक बीज की रक्षा कर रहा है, या हमारी नाक और कान की वो लचीली उपास्थि हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हाँ, शरीर का हर एक ऊतक अधिकतम कार्यक्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक कोशिका का अपना एक निश्चित काम है और वो उसे बिना थके पूरी ईमानदारी से करती रहती है। बिल्कुल उस बेहतरीन एकदम सही तरीके से चलने वाली मल्टीनेशनल कंपनी की तरह जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बिल्कुल वही मॉडल है, जहां हर विभाग, चाहे वो हड्डियों का स्ट्रक्चरल विभाग हो, रक्त का ट्रांसपोर्ट विभाग हो या त्वचा का सिक्योरिटी विभाग हो, सब अपना अपना काम पूरी कुशलता से कर रहे हैं और इस शरीर रूपी पूरी कंपनी को चला रहे हैं। सही कहा। लेकिन हमेशा की तरह इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने पर मजबूर करने वाला एक विचार छोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल। आज हमने पौधों के बारे में बात करते हुए देखा कि उनमें कुछ विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं जो लगातार तेजी से विभाजित होती रहती हैं। हाँ, वो हमेशा जवान रहने वाली कोशिकाएं। हाँ, लेकिन एक समय के बाद एक प्रक्रिया के तहत वे अपनी ये विभाजन क्षमता खो देती हैं और स्थायी ऊतक बन जाती हैं। उनका काम तय हो जाता है और वे रुक जाती हैं। आप जरा एक पल के लिए कल्पना करें, क्या हो अगर मानव शरीर में मौजूद वे कोशिकाएं जो स्थायी रूप ले चुकी हैं और जिन्होंने अब विभाजित होना बंद कर दिया है, वे अचानक किसी कारण से, किसी गड़बड़ी से फिर से पौधों के उन विभज्योतक की तरह अनियंत्रित होकर विभाजित होने लगें। ये तो एक खतरनाक स्थिति हो सकती है ना? जब शरीर का कोई एक विभाग इस श्रम विभाजन के सारे नियमों को तोड़ने लगे, अपना मूल काम भूल जाए और सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने में लग जाए, तो क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये कोशिकाओं के हमेशा जवान बने रहने का, यानी अमरत्व या इमॉर्टैलिटी का कोई छिपा हुआ रहस्य हो सकता है, या फिर ये विज्ञान और चिकित्सा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, यानी कैंसर जैसी किसी भयानक बीमारी का सबसे बुनियादी कारण है। जब प्रकृति के इस सबसे सफल श्रम विभाजन के नियम टूटते हैं तो शरीर के भीतर कैसे तूफान आ सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।